नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी गुरुवार रात नई दिल्ली पहुंचे और आज उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और नए पीसीसी अध्यक्ष की नियुक्ति और कैबिनेट विस्तार जैसे पार्टी के मुद्दों पर भी चर्चा की है। उनके साथ तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी मल्लू विक्रमार्क और मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी भी थे। वो पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले। इसके बाद एआईसीसी कार्यालय से निकले। वहीं इसके बाद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम संचार भवन गए और नई दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। दलित बंधु के तहत सहायता के लिए पहचाने के लाभार्थियों ने राज्य सरकार से योजना के दूसरे चरण के तहत स्वीकृत धनराशि जारी करने की मांग करते हुए प्रजा भवन में विरोध प्रदर्शन किया। पहले बिहार सरकार ने इस योजना के तहत दलितों को 10 लाख रुपए की सहायता की पेशकश की थी। चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने प्रति लाभार्थी सहायता को बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने का वादा किया था और इस योजना को अम्बेडकर अभय स्तंभ नाम दिया था। हालांकि जिन लाभार्थियों को योजना के चरण 2 के तहत शॉर्टलिस्ट किया गया था वो पिछली बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि जारी करने की मांग कर रहे थे। लाभार्थियों द्वारा इकाइयां स्थापित करने की योजना और ऐसी इकाइयों को बंद करने की स्थिति के आधार पर जिला कलेक्ट्रेट धन जारी करता है। हैदराबाद की एक अदालत ने आदेश दिया है कि मानहानि के एक मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नोटिस भी भेजा गया है। ये मामला भारतीय जनता पार्टी के राज्य महासचिव कासम वेंकटेश्वरुलु ने दायर किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ने ये कहते हुए गलत बयान दिया था कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण खत्म कर देगी। हैदराबाद में उत्पाद शुल्क मामलों के विशेष न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के तहत 25 सितंबर तक नोटिस जारी किया जाना चाहिए। अदालत का मानना है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ धारा 499 यानी मानहानि के तहत मामला आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। तेलंगाना के पूर्व वित्त मंत्री और सिद्दीपेट विधायक हरीश राव ने सरकारी पशु अस्पतालों में दवाओं की कथित कमी पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा है कि कमी की वजह से गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों का उचित इलाज नहीं हो पा रहा है। हरीश राव ने कहा है कि दर्द निवारक, विटामिन, एंटीबायोटिक जैसी इमरजेंसी दवाओं सहित सभी प्रकार की दवाओं की आपूर्ति पिछले 9 महीने से बंद है। दूध देने वाले पशुओं के थन की सूजन और भी कई तरह के संक्रमित होने की वजह से डेयरी किसानों को प्रत्येक पशु पर 2000 रुपए तक का खर्च करना पड़ सकता है। ये उनके लिए एक अतिरिक्त बोझ है। बीआरएस के विधायक ने कहा है कि मूक जानवरों में आंतरिक परजीवियों को रोकने के लिए हर 3 महीने में एक बार नेमाटोड लगाना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 9 महीने से पशुओं की दवाओं की कोई आपूर्ति नहीं हुई, जिसकी वजह से जानवरों में अनीमिया का कारण बन रहा है। SC, ST, BC और अल्पसंख्यक मामलों पर तेलंगाना सरकार के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर 24 अगस्त को अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन और बजट आवंटन पर चर्चा करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों के अध्यक्षों और अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक का उद्देश्य हालिया विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक घोषणा पत्र में किए गए वादों का मूल्यांकन करना है। अल्पसंख्यक कल्याण के विशेष मुख्य सचिव तफसीर इकबाल IPS ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि बैठक इन वादों के कार्यान्वयन की समीक्षा पर केंद्रित होगी। बैठक सचिवालय में होगी और इसमें वक्फ बोर्ड, उर्दू एकेडमी, अल्पसंख्यक वित्त निगम, हज समिति और अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय सोसाइटी सहित प्रमुख अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। तेलंगाना पुलिस ने 22 अगस्त को नागर कर्नूल जिले में महिला पत्रकारों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और मारपीट करने के आरोप में 5 लोगों पर मामला दर्ज किया है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के महिला पत्रकार किसान लोन माफी का लाभ पाने में विफल रहने वाले किसानों की दुर्दशा पर रिपोर्ट करने के लिए गई थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 126, 352, 351, 79, RW 3 के तहत धमकी, गलत तरीके से रोकना और जानबूझकर महिलाओं की विनम्रता का अपमान करने के तहत मामला दर्ज किया गया था। महिलाओं ने अपनी शिकायत में कहा कि ग्रामीण उनके प्रति शत्रुता पूर्वक थे, बहस कर रहे थे और उन्हें अपने कैमरे और फोन के साथ गांव में आने के खिलाफ धमकी दे रहे थे। वो कथित तौर पर उनका रास्ता रोक रहे थे। पत्रकारों में से एक ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से तेलंगाना में परेशान करने वाली वास्तविकता को पहचानने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे ये भी उम्मीद है कि भारतीय प्रेस परिषद तेलंगाना में महिला पत्रकारों पर इस हमले को गंभीरता से लेगी। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन MVA ने ठाणे जिले के बदलापुर स्थित एक स्कूल में 2 बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न की घटना के विरोध में 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। महाराष्ट्र बंद पर अब उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवसेना UBT नेता उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कई लोगों को लगने लगा है कि स्कूल में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। कल के बंद में सिर्फ महाविकास अघाड़ी ही नहीं बल्कि सभी नागरिक हिस्सा लेंगे। बंद दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। कल के बंद के दौरान बस और ट्रेन सेवाएं भी बंद रहनी चाहिए। आप किसी भी धर्म या जाति के हो, लेकिन अपनी बेटी और बहनों
बहनों की सुरक्षा के लिए इस बंद को सफल बनाए। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने बताया कि एमवीए के घटक दलों कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यहां एक बैठक में निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि एमवीए के सभी सहयोगी दल 24 अगस्त को बंद में भाग लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे और बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के सभी मोर्चों पर विफल रहने पर चर्चा की है। हाल के आम चुनाव में राज्य और अपने पैतृक जिले कडप्पा में महत्वपूर्ण हार झेलने के बाद वाईएसआर प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अपना ध्यान क्षेत्र में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित किया है। वाईएसआर, जिसने पहले कडप्पा जिले में अपनी स्थापना के बाद से प्रभुत्व का आनंद लिया था, 2014 में 9 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटें जीती और 2019 में सभी सीटों पर जीत हासिल की, अब खुद को एक अनिश्चित स्थिति में पाती है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने अनाकापल्ली में एक कंपनी में हुए रिएक्टर विस्फोट की घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जब हमारे कार्यकाल में ऐसा कुछ हुआ तो हमने सुनिश्चित किया कि 24 घंटे के भीतर मरने वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और घायलों को भी इतनी ही राशि दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार से इसी प्रकार की सहानुभूति की अपेक्षा है। जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी ने मुस्लिम निकायों को आश्वासन दिया है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करेंगे, जिसे इस महीने की शुरुआत में एक संसदीय संयुक्त समिति को भेजा गया था। मुस्लिम निकायों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष काली सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि हाल के दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने बैठकें आयोजित की थी। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाना है और ये सुनिश्चित करना है कि महिलाओं के विरासत अधिकारों से इनकार न किया जाए। ये महत्वपूर्ण रूप से धारा 40 को हटा देता है, जो ये तय करने के लिए वक्फ बोर्ड की शक्तियों से संबंधित है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। यह जिला कलेक्टर को यह निर्धारित करने में मध्यस्थ बनाता है कि कोई सरकारी संपत्ति वक्फ की संपत्ति है या नहीं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों कल्याण के लिए अपना निरंतर समर्थन देने का वादा किया और वक्फ विधेयक का विरोध करने की कसम खाई है, जिसने भूमि अतिक्रमण के मुद्दे के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। मुस्लिम संगठन के एक मेंबर ने कहा है कि कई राजनीतिक दलों और नेताओं के साथ बैठकें हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम इस बिल का विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार से भी मिले, जिन्होंने भी हमें आश्वासन दिया और कहा है कि वो इस बिल का विरोध करेंगे। साथ ही हम तेजस्वी यादव से भी मिले और उन्होंने भी बिल का विरोध करने की बात कही है। उद्धव ठाकरे का बयान आया है कि हम सरकार को वक्फ को छूने नहीं देंगे। इसी तरह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की ओर से भी बयान सामने आया है। वहीं रहमानी ने कहा है कि अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों और एनडीए सहयोगियों ने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो विधेयक का विरोध करेंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।